Perfect. So let's see. In the last class, I just gave you an overview as far as your approach towards civil services should be. What are the certain pros which you should keep in mind while preparing for civil services, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद दिक्कत पैदा कर सकती है जिसको अवॉइड करना है, जैसे excessive content, not having a strategy, not having a timetable, so on and so forth. तो आज से प्रॉपर्ली मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन सोसाइटी. पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी. उसके बाद मैं फीचर्स में जाऊंगा और एक एक फीचर्स को इन डिटेल हम डिस्कस करते चले जाएंगे बाय कवरिंग होलिस्टिकली इन एन इंटीग्रेटेड मैनर द एंटायर सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी. तो आज स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन इंडिया. पर ये जो टॉपिक है मोर और लेस नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको स्ट्रांगली काम आएगा व्हेन यू राइट एन एसे. एसे के अंदर बहुत स्ट्रांगली ये वाला पार्ट काम आता है, दैट इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट to have a very good idea as far as the concepts of unity, diversity, differences, integration, integrity, so on and so forth. तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर बैठो, इत्मीनान से समझाता हूँ एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. विल टेक द क्लास टिल 8 o'clock. आफ्टर 8 o'clock आई विल टेक द डाउट्स बिकॉज लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स छूट गए थे, तो 8 से 8:30 मैं डाउट्स लूंगा. ठीक है, तो 8 o'clock तक लेट्स थोड़ा सा कॉन्क्रीटली एक कंटेंट स्टार्ट करते हैं और एवरी डे एटलीस्ट 20 to 25 minutes विल टेक अप द डाउट्स, ताकि जो डाउट्स है आर टेकन केयर ऑफ. इफ यू लुक यू विल गेट द एंटायर पीपीटीज. तो कुछ एग्जांपल जो दूं उसके नोट्स बनाने तो बनाओ, नहीं तो एनीवेज विल गेट द हैंड रिटन नोट्स. तो योर गोल राइट नाउ इज टू सिट, listen and make your concepts clear. Your goal should not be on writing, your goal should be more on emphasizing, should more be on understanding. अब now the topic is universe. फिर भी अगर कोई लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ. वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1. सिलेबस आज से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट सिलेबस इज ऑफ इंडियन सोसाइटी पेपर 1 जनरल स्टडीज मेंस. क्लियर है? अच्छा, आई एम फ्रॉम योर सोशियोलॉजी क्लास. छोड़ो, भूल जाओ सोशियोलॉजी क्या, मुझे पता ही नहीं है यार. मैं तो इंडियन सोसाइटी जानता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सोशियोलॉजी से जो है ज्यादा फायदा होगा और इंडियन सोसाइटी सोशल से नहीं भी हो तो भी उतना ही फायदा होगा. लिसन टू इट नाउ. मैं अगर आपको सिंपल से एक सवाल पूछूं, कौन सा राइट तरीके से इंडिया का एसेंस समझा सकता है? डू वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी और वी हैव डाइवर्सिटी इन यूनिटी? ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छा सा ऐसे टॉपिक बन जाता है. क्या है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी इन यूनिटी है? अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और मे बी द डाइवर्सिटी इन यूनिटी डिपेंड करता है. पहले आप मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और कैसे ये डिफरेंसेस और बाकी एस्पेक्ट से अलग है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है यूनिटी का, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है डाइवर्सिटी का. ये कंक्लूडिंग डिबेट में करूंगा वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स. और ये आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आंसर आप दोगे. मैं पहले कॉन्सेप्ट को खोल के अच्छे से समझाता हूं. इफ यू लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन ऑफ वाइड वैरायटीज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेवरल बैकग्राउंड्स. ध्यान से समझना प्लीज एक बार. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हैविंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स. कहने का मतलब ये इंडिविजुअल वर्ड सिर्फ इसलिए यूज किया गया है महज टू मेक यू अंडरस्टैंड. डाइवर्सिटी का मतलब होता है व्हेन मल्टीपल थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर, हैविंग डिफरेंट नेचर, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जांपल के तौर पे diversity is the inclusion of wide varieties of individuals from various backgrounds. मतलब different genders, different race, different ethnicity, different culture, different types of economics, age, height, weight, कोई भी चीज, बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स अगर इंक्लूड किए जाए तो वो डाइवर्सिटी होती है. लेकिन महज इतना समझ के थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा आती है. अगर सिंपल तरीके से देखें तो डाइवर्सिटी मींस एग्जिस्टेंस ऑफ प्लूरल्स. बहुत सारी प्लूरल चीजें एग्जिस्ट एक साथ करती है, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ईच अदर. ध्यान से समझना, आप बताना ये डाइवर्सिटी का एग्जांपल है कि नहीं. 10 people speaking Kannada language, is it an example of diversity? 10 people speaking Kannada language, is it a diversity of language? No. नंबर 10 है लेकिन प्लूरल नहीं है. एक ही भाषा बोलने वाले 10 लोग होने का मतलब डाइवर्सिटी नहीं होता है. दे आर मियरली मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. 500 people speaking 30 different language, is it an example of diversity? अब वो 500 एक हाइपोथेटिकल नंबर है, वो 50 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 या 50 करोड़ भी हो सकता है. 30 लैंग्वेज काफी डिफरेंट टाइप के से 5 लाख 5,00,000 लोग बोलते हुए वो एक डाइवर्सिटी है. तो मतलब क्या है? अगर एक ही चीज बहुत सारे लोगों के पास है तो वो सिमिलैरिटी होती है, डाइवर्सिटी नहीं होती है. तो डाइवर्सिटी उसे कहा जाता है वेयर देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग प्लूरल रिलीजन, कल्चर, फूड, ड्रेस, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. यहां तक एवरीबडी विथ मी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है डाइवर्सिटी का सिंपलेस्ट मोस्ट सेंस के अंदर. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल्स. अब देखते हैं एक एग्जांपल इनका. पहले डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन मींस देयर आर मल्टीपल रिलीजियस फेथ्स एंड बिलीफ सिस्टम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया. फॉर एग्जांपल, coexistence of Hinduism, Christianity, Islam, Parsi, Judaism,
जैनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन में इंडिया में जब डाइवर्सिटी देखोगे तो दो लेवल पे है। इंटरफेथ डाइवर्सिटी, बहुत सारी रिलीजन एग्जिस्ट कर रही है एक साथ, इंटरफेथ रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंट्राफेथ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। इंट्राफेथ रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब हिंदुइज्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेक्ट एंड कल्ट्स है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट है। तो अगर हम इंडिया में देखें रिलीजन के लेवल पे डाइवर्सिटी सिर्फ मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करना ही नहीं है, लेकिन विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन देयर इज फर्दर प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटीज एज विद इन अ सिंगल रिलीजन देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्ट्स, कल्ट्स एग्जिस्टिंग। डाइवर्सिटी इन कल्चर का मतलब क्या है? व्हेन डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस आर फॉलोड बाय डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लो, आपका जो लोकल रीजन है वहां का कल्चर कुछ और हो सकता है, मेरे जगह का कल्चर कुछ और हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अलग अलग गांव के अंदर कल्चर कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिहार का एग्जाम्पल लोगे, नदन बिहार दैट इज गंगा के उस पार और गंगा के सदन में, सदन बिहार का कल्चर काफी अलग है, भाषा अलग है, लिपि अलग है, बोलने का लहजा अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाते हो, लखनऊ का एक कल्चर अलग है, और लखनऊ से बाहर जाओ तो मे बी ईस्टर्न यूपी का कल्चर अलग है, या फिर वेस्टर्न यूपी के तौर तरीके, रहन सहन, खान पीन अलग है। अगर आप में से कोई गुजरात से हो तो देखोगे गुजरात के अंदर भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट कल्चर है। जैसे नॉर्मली आप इक्वेट करते हो, गुजरात के अंदर मीठा खाते हैं लोग, हर चीज के अंदर स्वीटनेस प्रेजेंट होती है, सोरनेस नहीं होती है, तीखा नहीं होता है खाना। लेकिन वहीं पे काठियावाड़ी पे जाओगे गुजरात के अंदर, स्पाइसी इतना होता है खाना कि आपने शायद इतना स्पाइसी खाना खाया ही नहीं होगा। करमवीर सिंह सन ऑफ हरीश कुमार, जो आपने नाम लिखा है ये, ओके, हिंदी में, हिंदी वाले भी बैठे हैं सर क्लास में, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। अगर ये भी हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो मैं किस तरीके से आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं? काफी चीजें हिंदी में बोली है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इफ यू गो इनटू व्हाट यू कॉल्ड एज गुजरात में, गुजरात के अंदर भी अलग अलग रीजन्स में वेरिएशंस मिलेगा। कर्नाटका में नॉर्थ कर्नाटका की कन्नड़ भाषा या कन्नड़ा लैंग्वेज काफी डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू द बैंगलोर कन्नड़ा या फिर बैंगलोर के अंदर जो तौर तरीके हैं। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। ये स्टेट टू स्टेट डाइवर्सिटी नहीं है कल्चर की, कल्चर रीजन टू रीजन वैरी नहीं कर रहा है, विद इन रीजन देयर इज अ स्ट्रांग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर जो प्रेजेंट है, कि एक स्टेट में भी ऐसे ऐसे पहलू आपको मिलेंगे कि स्ट्रांग कल्चर वेरिएशंस है। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इंडियन सोसाइटी में कि स्टेट की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई गई है वो कल्चरल होमोजेनिटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। कहने का मतलब इस तरीके से हमारे स्टेट्स बने हुए हैं कि कुछ एरिया जो कल्चर सिमिलर हो सकता है महाराष्ट्र से है, वो कर्नाटक के अंदर इंक्लूड हो गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन की भाषा मुझे नहीं याद है कि कैसे प्रेजेंट किया गया था, बट दिस वाज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। मतलब डायरेक्टली डाइवर्सिटी और यूनिटी से आया हुआ क्वेश्चन। इसी से जाऊं तो लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर डाइवर्सिटी है। इंस्टीट्यूशन के अंदर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि इंडिया में आपको सिर्फ स्टेट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगे। जब इकोनॉमिक्स में जाओगे तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जहां पे पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, दोनों सेक्टर स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज के टाइम पे अगर आप जाओ तो इंस्टीट्यूशन की डाइवर्सिटी बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से समझना। पेपर 3 को यूज करके समझाता हूं ये डाइवर्सिटी। अगर हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म या अपैरेटस की बात करें इंडिया में, कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया की सिक्योरिटी से कनेक्टेड है या उसको प्रोटेक्ट करने की, इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो अगर आप देखोगे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, ऐसी और भी होम गार्ड भी मिल जाएगी, टेरिटोरियल आर्मीज भी मिल जाएगी। इंडिया में सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंट, चाहे वो सीबीआई लो, सीवीसी लो, आईबी, रॉ या होम मिनिस्ट्री या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी। प्लीज मेक श्योर डाइवर्सिटी इंडिया में सिर्फ ये कल्चर कल्चर मत करते रहना पेपर 1 के अंदर के सोसाइटी आ गया तो सिर्फ कल्चर पे डिक्टेट करते रहोगे, बिकॉज कल्चर की इटसेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है लोगों की। कल्चर के साथ साथ इंडिया में इंस्टीट्यूशन पे स्ट्रांग डाइवर्सिटी है, और कोई भी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी होती है स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है वहां पे, वेरी वेरी स्ट्रांग डाइवर्सिटी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करती है, किसी भी सिंगल आदमी के पास में पावर नहीं होता है। जब इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे पेपर 2 में तो एक आर्टिकल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 50। मैं यूज कर रहा हूं ये सब आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हो। आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इधर पढ़ोगे कि इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेपरेट रखा जाएगा एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का। लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, लॉ इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, और लॉ के ऊपर डिसीजन देगा जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो जुडिशरी। प्लीज मेक श्योर इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी शुड बी रिटन। कल यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्कस द वेरियस लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, तब ये और ये ऑलमोस्ट 90% जनता लिख रही होगी, लेकिन स्पेसिफिकली ये और ये नॉर्मली लिखते नहीं है हम। बट डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी है, बिकॉज डाइवर्सिटी रेफर्स टू एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल, सो डू राइट दिस। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? थोड़ा सा समराइज कर देता हूं यहां तक। द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी आर द टू बेसिक पोस्टुलेट्स अपॉन व्हिच द इंडियन सोसाइटी हैज बीन थ्राइविंग एंशिएंट टाइम से। दोनों चीजें इंडिया में मिली है। इंडिया में यूनिटी भी रही है डाइवर्सिटी की बेसिस पे, और द सेम टाइम जो यूनिटी रही इंडिया में ना, वो काफी डाइवर्सिफाइड फैक्टर्स पे रही। कोई भी एक कॉमन चीज नहीं रही इंडिया में जो यूनाइट कर सकी हमें। तो इसलिए डाइवर्सिटी इज इंक्लूजन ऑफ वाइड वैरायटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, बी दैट ऑर्गेनाइजेशंस, बी दैट जेंडर, एथनिसिटी, कंडीशंस, इनकम, क्लास, एस्पेक्ट्स। अब डाइवर्सिटी अगर हम देखें, डाइवर्सिटी और वर्ड डिस्पैरिटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कहीं पे भी सोसाइटी में जब डाइवर्सिटी होती है, इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड कि वहां पे डिस्पैरिटीज है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर 10 लोग हैं, 10 धर्मों से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे डाइवर्सिटी है, लेकिन डिस्पैरिटी हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार हम डाइवर्सिटी जब देखते हैं तो एक स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि ये पिछड़े वर्ग है, या फिर इनको सबऑर्डिनेट में रखा गया है, या फिर इनको एक्सक्लूड किया गया है, इनका शोषण हुआ है सोसाइटी के अंदर।
डाइवर्सिटी इज अ वे डिफरेंट वर्ड व्हेन कंपेयर्ड टू डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज किसे बोलते हैं? लेट्स सी। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि कुछ लोग इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं कि चाहे वो, मैं हिंदी में पहले समझा देता हूं बिकॉज कुछ हिंदी मीडियम वालों को इशू हो रही है यहाँ पे। कुछ लोग चाहे समाज के हर रूल्स को फॉलो करे लेकिन फिर भी उनके साथ शायद भेदभाव रखा जाता है। दैट क्रिएट्स डिस्पैरिटीज। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में सिंप्लीफाई करूं तो डिस्पैरिटीज रेफर्स टू वेयर सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस आर ट्रीटेड डिफरेंटली एंड दैट डिफरेंटली इज व्हाट इज वेयर दे आर सबऑर्डिनेटेड इन द सोसाइटी। उन लोगों को एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ता है। अब डाइवर्सिटी अगर रहती है तो क्या डिस्पैरिटीज आने के चांसेस हाई हैं या कम है, ये मुझे बताओ। लेट्स अज्यूम करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर शहर या जगह या फिर देश के अंदर एक ही कौम या कल्चर के लोग अगर रह रहे हैं तो शायद डिस्पैरिटीज वहां पे उनके कल्चर और कौम के बेसिस पे की नहीं जा सकती बिकॉज सब कोई एक ही धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, सब कोई एक ही संस्कृति या कल्चर से बिलोंग करते हैं। लेकिन सपोज एक ही देश के अंदर या एक शहर के अंदर 5 धर्मों के लोग रह रहे हैं तो चांसेस है कि जिसके हाथ में पावर है, स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में देखें तो पॉलिटिकल पावर्स, वो पावर पैसों के दम पे भी हो सकता है या पॉलिटिक्स के दम पे भी हो सकता है। अगर जो पावरफुल रहेगा चांसेस है कि वो प्रिविलेज क्लास रहेगी उस पर्टिकुलर सोसाइटी की और चांसेस है कि जो कल्चर उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा उसे सबऑर्डिनेट रखा जाएगा। देयर वुड बी ए डिस्पैरिटीज प्रेजेंट इन दोस एस्पेक्ट्स। तो नाउ लेट्स मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर। डाइवर्सिटी नोवेयर इंडिकेट्स कि सोसाइटीज हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्पैरिटीज। रादर दैट डाइवर्सिटीज ओनली क्रिएट अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर डिस्पैरिटीज इफ डाइवर्सिटी इज ट्रीटेड अनइक्वली। अगर इस डाइवर्सिटी को मैं अनइक्वली ट्रीट करूं तो डिस्पैरिटीज जरूर आती है सोसाइटीज के अंदर। लेकिन इससे मिला जुला और आसपास का एक और टर्म है and that is distinction. What is the meaning of distinctions? Distinction वो नहीं है जो ग्रेजुएशन का डिस्टिंक्शन बोल रहे हैं हम 80-85% वाला। Distinction here indicates difference के the different groups which are existing are not similar, they are different from each other. उनकी भाषाएं अलग हो सकती है, उनकी रेस अलग हो सकती है, खान पीन अलग हो सकता है, could be a varieties of differences which can largely be prevailing there. अब मेरा टॉपिक सिंपल सा एक क्वेश्चन तुमसे ये है, diversity need not lead to what you call as inequalities, but diversities क्या distinction लेके आती है क्या? Does diversity distinguishes people? डिस्पैरिटी क्या होता है? किसी को डाउट है? डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि व्हेन सम पीपल आर ट्रीटेड अनफेवरेबली, ट्रीटमेंट जो बराबर का नहीं होता है, डिस्पैरिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, हर स्टेट इक्वली डेवलप्ड नहीं है, किसी को कम फाइनेंस मिला है, किसी को ज्यादा फाइनेंस मिला है, कहीं पे रूलिंग पार्टी है, कहीं पे ऑपोजिशन पार्टी है, तो एक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। डिस्पैरिटीज जरूरी नहीं है कि डाइवर्सिटी से हो, लेकिन क्या डाइवर्सिटी से डिस्टिंक्शन 100% 100% होंगे? डू यू थिंक जहां जहां पे डाइवर्सिटी है वहां पे डिस्टिंक्शंस होंगे? 100%। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी अपने आप में तो डिफरेंट एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करती है, कोएग्जिस्टेंस, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स साथ में रहेंगे तो डिस्टिंक्शंस होंगे। मेन और वुमेन रहेंगे तो मेन और वुमेन डिस्टिंग्विश रहेंगे एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल मेकअप और ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिकल मेकअप्स। डिफरेंट रेस अगर साथ में रहेंगे तो प्रोटोस्टेरॉइड्स, कॉकोसाइट्स और नेग्रोइड्स एक दूसरे से अलग रहेंगे बिकॉज़ दे वुड बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग शायद सेंट्रल एशिया के लोगों से इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। वैसे फॉर दैट एग्जांपल यूरोप के लोग कहीं ना कहीं अफ्रीका से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं बिकॉज़ डाइवर्स ग्रुप है वहां पे। तो वन पॉइंट व्हिच यू शुड फिट इन योर माइंड राइट नाउ इज दिस: डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इंडिया। On the basis of this diversity there exist distinctions, but these diversities need not lead to disparities. ये जरूरी नहीं है कि डाइवर्सिटी से डिस्पैरिटीज आए। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, एकदम समझने वाला एग्जांपल। अगर इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है और इंडिया के क्रिकेट मैच में लेट्स अज्यूम 10 बॉल पे कुछ 30 रन चाहिए सपोज। अगर एमएस धोनी खेल रहा है तो चांसेस बड़े हाई हैं कि मैच जीत जाएंगे हम, राइट? 10 बॉल में 30 तो आराम से मार ही लेंगे, इनको डाउट नहीं है, चांसेस तो बहुत हाई हैं। लेकिन ये गारंटी है क्या कि 10 बॉल में 30 100% धोनी मार ही लेंगे? ये नहीं कहा जा सकता। फॉर दैट मैटर कोई भी खेल रहा हो, ये गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि 10 बॉल में 30 मार लेंगे बिकॉज़ द डिफरेंस इज आल्सो एवरेज भी काफी चाहिए उधर। सेम चीज है कि जब डाइवर्सिटी रहेगी तो कहना मुश्किल है कि डिस्पैरिटीज रहेगी या नहीं रहेगी। चांसेस जरूर हाई हैं कि डिस्पैरिटीज रहेगी, क्योंकि अलग अलग लोग जब साथ में रहते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि वो एक दूसरे को इंफीरियर और सुपीरियर की मैट्रिक्स में नापने लगते हैं। इंडिया में भी यही हुआ। अगर आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो तो एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं जब सारे के सारे हिंदू थे मेजरली डोमिनेटिंग, तो भी डिस्पैरिटीज थी क्योंकि डाइवर्सिटी कास्ट की थी। कोई ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। जब ये डाइवर्सिटी रही तो स्वाभाविक था कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्पैरिटीज आ गई। वैसे ही जैसे मुगल रूल आया या इस्लामिक रूल आया, हमने देखा कि डाइवर्सिटी और बढ़ गई और डिस्पैरिटीज और बढ़ गई। अब सिर्फ जात की विभाजन नहीं हुई इंडिया में, अब धर्म के बेसिस पे भी एक विभाजन होने लगा और कहीं ना कहीं एक एक्सक्लूजन प्रैक्टिस होने लगा। We started facing different forms of discriminations. तो diversity need not make society unequal, but the chances becomes very high जब diversity होती है तो कहीं ना कहीं उस diversity से कुछ inequalities आती है। तो प्लीज ensure ये 100% होगा जहां पे diversity होगी, लेकिन disparity हो ये 100% श्योर नहीं कर सकते हैं। Oh God, मैं वापस तीनों वर्ड समझा दे रहा हूं। कोई डिस्टिंक्शन पूछ रहा है, कोई डाइवर्सिटी पूछ रहा है, तीनों वर्ड ध्यान से सुन लो एक बार। चैट पे थोड़ा कम फोकस करोगे तो समझ में ज्यादा इजीली आ जाएगा। डाइवर्सिटी refers to existence of multiple. Distinction refers to whether different people existing can be differentiated. Distinctions जो बहुत सारे लोग साथ में रह रहे हैं वो डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। किसके ऊपर? भाषा के ऊपर, जात के ऊपर, रेस के ऊपर, धर्म के ऊपर, जिस भी टाइप के लोग रह रहे हैं उसी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग सम सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन अनइक्वली। कुछ लोगों को अनइक्वल ट्रीट करते हो, वो डिस्पैरिटी लेके आता है सोसाइटी के अंदर। तो डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्टिंक्शन, नॉट नेसेसरी टू डिस्पैरिटीज। सेम आगे सिर्फ एक वर्ड डालना है मुझे, डिस्कस। पूरा क्वेश्चन बन गया आपका। डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्टिंक्शन, नॉट डिस्पैरिटीज। डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। आई होप ये तीनों टर्म का मीनिंग यू राइट नाउ आर वेरी क्लियर विद दिस।
तो अगर मैं इनको कंक्लूड करूं तो आई जस्ट रिटन अ लाइन, जस्ट रिमेंबर दिस, डाइवर्सिटी रेफर्स टू रेंज, चाहे वो किसी भी प्रकार की रेंज हो या कल्चरल ट्रेडिशंस हो। ये डाइवर्सिटी जहां होती है, डिस्टिंक्शंस होने स्वाभाविक है, लेकिन कई बार इसी डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिस्पैरिटीज भी सोसाइटी में आती है। अब इसी डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी का मतलब क्या देख लेते हैं, देन वील गो टू अ डिबेट डाइवर्सिटी इन यूनिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का अगर मतलब देखें तो यूनिटी इज मोर और लेस सिनोनिम विद, सामान्य वर्ड बोल सकता हूं मैं हिंदी में, गाइस मेरी हिंदी उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं हिंदी प्रॉपर वर्ड यूज कर सकूं। यूनिटी इज सिनोनिमस विद इंटीग्रिटी, इट इवोक्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, टुगेदरनेस, वी फीलिंग। यूनिटी जब भी आती है, अब सपोज मैं बोलूं तो यू पीपल में बी यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग स्टूडेंट ऑफ स्टडी आईक्यू, स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी और स्टूडेंट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। तो कोई भी चीज जिसके अंदर एक कॉमननेस प्रेजेंट होती है ना, वहां पे यूनिटी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप हाईवे पे ड्राइव करके जा रहे हो और कई बार आपने गाड़ियों के पीछे अपने धर्म, अपनी जात या फिर अपने पर्टिकुलर कोई एथनिक या किनशिप टर्म्स देखे होंगे, पीछे लिखा हुआ होता है राजपूत, पीछे लिखा हुआ होता है जाट, पीछे लिखा हुआ होता है कोई गौड़ास या रेडीज, कुछ ऐसे टाइप की चीजें लिखी हुई होती है। वो सिर्फ लिखावट नहीं है उधर। अब सपोज आप भी रेडी हो तो जब वो गाड़ी चला के जा रहे हो तो आप उससे वार्तालाप करोगे, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम। और ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल में बोलता हूं, अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करते हो और कोई इंडियन दिख जाता है तो आप ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करने लगते हो उससे। और जब आप उससे इंटरेक्ट करने लगते हो तो कहीं ना कहीं कैसे किया इंटरेक्ट, जानते थे उसे नहीं, कोई भाईचारा था, कोई रिश्तेदारी या नातेदारी थी, नहीं, जस्ट बिकॉज ही वाज एन इंडियन, एक सिमिलैरिटी पैदा हो गई दोनों के बीच में। दैट इज व्हाट इज यूनिटी। यूनिटी हमेशा आती है ऑन द बेसिस ऑफ टुगेदरनेस, वेयर पीपल हैव दैट वी फीलिंग। अब मुद्दा ये आता है सबसे पहले, इस चीज को होने के लिए अनिवार्य है, इसके बगैर कतई नहीं आ सकती वो, चाहे इस दुनिया में नॉर्थ पोल साउथ में आ जाए या साउथ पोल ईस्ट या वेस्ट में चला जाए। अगर वी फीलिंग नहीं है तो यूनिटी नहीं हो सकती। अब सवाल ये होता है कि ये वी फीलिंग किस पे आती है, किस चीज से ये वी फीलिंग आती है। ब्रॉडली दो फैक्टर से वी फीलिंग आती है। एक फैक्टर है कल्चर, कल्चर के बेसिस पे वी फीलिंग आ सकती है। एक वी फीलिंग आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलर एस्पेक्ट्स। दोनों को पहले समझते हैं। वी फीलिंग, इनफैक्ट कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा गांव या कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा वर्ल्ड में जहां पे ये नहीं मिलेगी आपको। ऑलमोस्ट इन एवरी सोसाइटी देयर इज अ वी फीलिंग डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आप कई बार देखोगे कि because you belong to same caste, same religion, same, because you speak same language, because you largely have different same type of food या फिर same type का पहनावा या भाषा है, आपके अंदर एक वी फीलिंग आती है। अब ये कल्चर से वी फीलिंग नॉर्मली ट्रेडिशनल सोसाइटी तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्यों थी स्ट्रॉन्ग? बिकॉज एक सिंगल कल्चर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट हुआ करता था किसी भी एरिया के अंदर। एक ही कल्चर के एक ही टाइप के लोग रहते थे। जैसे रोम में जाओ तो रोमन्स रहते थे, स्पेन में जाओ तो स्पेनिश रहेंगे, फ्रांस में जाओ तो फ्रेंचमैन रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो ऑस्ट्रेलियंस मिलेंगे आपको। So this common culture was the basis upon which this we feeling was built and the people united on the basis of this common cultural consciousness. But जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, जैसे जैसे मॉडर्निटी आती गई या फिर आज के वक्त में ग्लोबलाइजेशन आता गया, तो उस ग्लोबलाइजेशन के कारण देयर वाज मोर डाइवर्सिटी विच वाज प्रेजेंट। अब जब ये डाइवर्सिटी आने लगी, ध्यान से सुनना प्लीज 2 मिनट्स, अगर बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं तो क्या ये वी फीलिंग अगर एक धर्म के बेसिस पे डेवलप होगी तो यूनिटी आएगी क्या? सपोज एक कंट्री है जिसमें अब बहुत धर्म के लोग रह रहे हैं और अगर वहां की सोसाइटी ये कोशिश करती है कि एक कॉमन धर्म के बेसिस पे लोगों को यूनाइट करे, तो उस सोसाइटी में यूनिटी ज्यादा आएगी या डिसइंटीग्रेशन ज्यादा हो जाएगा? खत्म हो जाएगी वो सोसाइटी। क्यों? बिकॉज ये यूनिटी कॉमन कल्चर पे तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी के अंदर कॉमन कल्चर एग्जिस्ट करता हो। अगर इफ देयर इज डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी एंड इफ वी ट्राई टू बिल्ड दिस वी फीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कल्चर rather than bringing unity, it will hamper the unity present in society। अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आज के भारत में अगर कोई ये बोले कि हिंदू के बेसिस पे यूनिटी डेवलप करनी है या सिख या ईसाई या फिर जैन या फिर किसी और बेसिस पे, तो शायद उस धर्म के लोग यूनाइटेड हो सकते हैं। मान लिया हिंदू की पॉपुलेशन 80% है तो वो शायद 80% लोग यूनाइट हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 20% की 5-6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो नहीं यूनाइट हो पाएगी उस कॉमन कल्चर पे। एंड चांसेस है कि डाइवर्सिटी के बीच में क्लैशेस रहेगी। खालिस्तान का इशू आपने देखा रिसेंट टाइम के अंदर, डिफरेंट टाइप के एथनिक मूवमेंट चले ट्राइबल एरियाज के अंदर, डिफरेंट टाइप के रिलीजियस कम्युनल राइट्स और मूवमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो कॉमन कल्चर के बेसिस पे वी फीलिंग सिर्फ ट्रेडिशनल टाइम पे डेवलप हो सकती थी, आज कुछ एक ग्रुप में आ सकती है, ओवरऑल यूनिटी नहीं कर सकती है ये। दूसरा जो ये वी फीलिंग, तो फिर अब लोगों के पास ये सवाल था कि साहब अगर आप इंडिया के अंदर या अमेरिका के अंदर कॉमन कल्चर के बेसिस पे यूनिटी नहीं आ सकती तो कैसे लाया जाए? यूनिटी तो जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टेट को प्रोटेक्ट रखना है तो उन्हें यूनाइटेड रखना पड़ेगा। अगर वो यूनाइटेड नहीं है तो शायद स्टेट को अटैक करना आसान हो सकता है। तो ये माना गया कि इस वी फीलिंग को हमें सेक्युलर क्राइटेरियाज पे डेवलप करना है। सेक्युलर क्राइटेरियाज क्या है यहाँ पे? अब सेक्युलर क्राइटेरिया हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, on the basis of national flag, on the basis of national anthem, national song, जो किसी एक कल्चर से नहीं निकल रहा है, वो एक इंडिया को इंडिकेट करता है, वो एक पर्टिकुलर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लें तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मॉडर्न सोसाइटी में वी फीलिंग डेवलप की जा सकती है और जिसके बेसिस पे हम यूनिटी बना के रख सकते हैं किसी भी देश, प्रांत, सोसाइटी, जगह, विलेज या सिटी में। So unity refers to the feeling of togetherness, and this feeling of togetherness earlier was the result of culture. In contemporary time, the cultural unity persists, but this cultural unity is only leading to group unity, not यूनिटी ऑफ कंट्री। कंट्री की यूनिटी नहीं लेके आता, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ग्रुप यूनिटी ला सकता है आज। यहां तक सब क्लियर?
कि यूनिटी का मतलब समझना हमें पहले कैसे आया, और आज अगर हमें यूनिटी रखना है तो किस बेसिस पे रखा जा सकता है। दिस इज द ओनली मैकेनिज्म जिसमें आप और मैं हमारे मजहब, हमारी जात, हमारी भाषा, हमारा प्रांत, हमारा जेंडर को साइड में रख के एक दूसरे से यूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें यूनाइट कर सकता है, हमारा लॉ हमें यूनाइट कर सकता है, पार्लियामेंट हमें यूनाइट कर सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर कि आज यूनिटी का मतलब इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, लेकिन कौन सी घातक है और कौन सी शायद हमारी रिक्वायरमेंट है। एवरीबॉडी क्लियर? यूनिटी ऑफ वर्ल्ड भी हो सकती है गाइस, इवन यूनिटी ऑफ वर्ल्ड भी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन यूनिटी ऑफ वर्ल्ड के लिए भी आपको यही एस्पेक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे? ग्लोबल कॉमन्स के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड पे है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करोगे आप, इक्वालिटी की बात करोगे, तो चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो वर्ल्ड के अंदर हो, ये तो नहीं ला सकती आज यूनिटी, ये डिसाइडेड है, ये नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? अगर मान लो नेपाल, नेपाल में भी लागू नहीं होती है ये, लेकिन उनका संविधान बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं आपको ये बात। नेपाल जैसे नेपाल के संविधान उसे हिंदू किंगडम बताते हैं, तो अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर एक ही कल्चर, एक ही टाइप के लोग रहते हैं, तो वहां पे यूनिटी आज भी इसी से आती है। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है वर्ल्ड का, इस बेसिस पे यूनाइटेड है इजराइल। इजराइल ऐसी एक कंट्री है जो ज्यूइश आइडेंटिटी पे पूरी की पूरी यूनाइटेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है यहां पे दैट दे आर यूनाइटेड टुगेदर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फंडामेंटली अगर यूनिटी देखो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन ये आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी रेज हैंड? एक क्वेश्चन पूछूंगा, शॉर्टली मैं समराइज कर दूंगा गाइस, एक ये टॉपिक कंप्लीट करने दो, पूरा टॉपिक एक साथ समराइज करूंगा। मोइनक Yes, sir, Moinak, sir. Yes, sir. अच्छा मोइनक, ठीक है। मोइनक एक छोटा सा सवाल है मेरा, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी, और पहले यूनिटी कैसी थी और आज यूनिटी किस बेसिस पे आ रही है? Yes, I understood, sir. ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपको एक क्वेश्चन ये पूछूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? Yes, sir. बताओ व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय दिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग दो, आप क्या समझते हो वैसे? Sir, unity in diversity, according to me, is the different cultures and different groups of people that living all throughout the country or the world. Maybe they live in unity. They live in a sense of unity. They belong a sense of togetherness in them. परफेक्ट। तो यूनिटी, ध्यान से सुनना, एक और काउंटर क्वेश्चन है मेरा। यूनिटी दो तरीके की सोसाइटी में होती है, एक सोसाइटी जहां पे कॉमन लोग रहते हैं, जस्ट आपको एलॉबरेट कर देता हूं ये ताकि समझ में आए। आई वांट योर आंसर ऑन दिस। मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी ए, जहां पे Yes, sir. ऑल द पीपल बिलोंग्स टू सिंगल कल्चर, एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है? जो भी कल्चर समझना है, जो भी भाषा समझनी है, लेट्स अज्यूम दैट एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं। और एक सोसाइटी है, सोसाइटी बी, जहां पे कल्चर 1, कल्चर 2, कल्चर 3, तीन टाइप के कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं। मतलब ऑल द पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कल्चर, 1 डिफरेंट कल्चर, राइट? Right, sir. सपोज मैं ये बोलूं, अजम्पशन लेके कि दिस इज आल्सो यूनाइटेड, दिस इज आल्सो यूनाइटेड, अज्यूम कर रहा हूं दोनों यूनाइटेड है। अब आप Yes, कौन से कैटेगरी ऑफ यूनिटी पसंद करोगे? Sir, I prefer B, sir. व्हाई? Because within the diversity that we have in B, we have the characteristics and the features of different groups that might be helpful in the integration of different aspects of society. राइट। अगर यहाँ पे यूनिटी देखो तो एक कॉमन कल्चर के कारण आई है या कॉमन भाषा के कारण आई है। चांसेस ये है कि अगर कल यहाँ पे एक और कल्चर ऐड कर दिया जाए तो ये यूनिटी फॉल अपार्ट हो सकती है। If certain people belonging to different cultures starts migrating to this society, there are chances that people may be, the unity may be impacted. या फिर इस कल्चर के लोग अगर दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, सी सोसाइटी में, चांसेस है कि ये लोग फंडामेंटलिस्ट होंगे कि मेरा कल्चर सुपीरियर है। Yes, sir. I mean, is there any such chances कि अगर ये वाले कल्चर के लोग अगर दूसरे कल्चर में जाएंगे तो ये अपने कल्चर को सुपीरियर मांगेंगे क्योंकि इन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली दूसरे कल्चर को जानने की? Can I say that? Or the otherwise can happen, sir. No, first of all, what I said is this point clear? What exactly it means? वो clear है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Very much possible, sir. तो ज्यादा बेटर यूनिटी इसमें है बिकॉज ये डिफरेंसेस के साथ यूनाइटेड है। यहाँ की यूनिटी Yes, sir. थोड़ी सी नैरो है, हालांकि ये कॉमन कल्चर पे यूनाइटेड है। यहाँ पे यूनिटी लाना बहुत आसान है, यहाँ पे यूनिटी लाना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार यूनिटी आ गई तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज पीपल वुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर। तो अगर हमारे इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान को समझने लगे और मुसलमान हिंदू को समझने लगे तो क्या नेता उसके अंदर फाइट करवा सकते हैं क्या? Not really, sir. एक्चुअली फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? इसने इसको समझ लिया, इसने इसको समझ लिया, देयरफॉर द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन बिकम्स लेस। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर अगर कोई नेता खड़ा हो जाए, लीडर, और बोले कि ये बी की सोसाइटी दूसरे देश की है, लेट्स अज्यूम ये बी एकदम खराब है, तो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कल्चरल ओरिएंटेशन है कि दूसरे कल्चर को नेगेटिव बताना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे। कैन आई से दैट? Yes, sir. Right, sir. सो यूनिटी को लाने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट ऑलवेज इट इज वेल बिलीव्ड इन थियरीज कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज मोर strong and the chances of manipulation of unity once developed in a diversified country is almost negligible. अगर आप इन्हें यूनाइटेड कर देते हो तो फिर इसके अंदर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत रेयरली होती है कि यूनिटी खत्म हो जाए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं वर्ल्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रेस के बेसिस पे डिवाइडेड है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिवाइडेड है, या फिर डेवलपमेंट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग या इंटेलेक्चुअलिज्म के बेसिस पे डिवाइडेड है, लेकिन ये सारा का सारा अमेरिका इतना स्ट्रांगली अमेरिकन आइडेंटिटी पे यूनाइटेड है कि चांसेस ऑफ making these people accept different forms of inequalities is very less. क्यों? वो एक यूनाइटेड अपनी अमेरिकन आइडेंटिटीज पे है। वैसे ही शायद और भी कंट्रीज के अंदर ऐसी यूनिटी मिलेगी। तो अब प्लीज याद रखना, दो वर्ड मैंने इधर यूज किए, these two words should be noted down in your notes and should be kept in your mind till the time you write your examinations. क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के? दो मतलब होते हैं। एक, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। Unity and diversity is understood from two different perspectives. One, it indicates the people are united but they are diversified, they are not uniformity. Uniformity क्या होता है? जो मैंने इधर बताया, यूनिफॉर्मिटी, कि यहां पे सिर्फ एक कॉमन चीजों के बेसिस पे आप यूनाइटेड हो। लेकिन यहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर रहती है तो यूनिटी है बट विदाउट यूनिफॉर्मिटी। इज दिस टर्म क्लियर कि यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड, एक और मतलब है इसका, दैट इज व्हाट? डाइवर्सिटी विदाउट डिसइंटीग्रेशन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आल्सो मींस डाइवर्सिटी विदाउट डिसइंटीग्रेशन। कहने का मतलब अलग अलग डाइवर्स चीजें हैं लेकिन वो एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि उधर डिसइंटीग्रेशन के एस्पेक्ट्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी वेयर द मीनिंग कुड आल्सो बी
डाइवर्सिटी है, डिसइंटीग्रेटिव नहीं है, एक दूसरे से यूनाइटेड है वो लोग। सो प्लीज मेक श्योर जब ऐसे में डिबेट आए, शायद इंडियन सोसाइटी में इस डेप्थ पे नहीं पूछे वो, बट कई बार ऐसे आते हैं और 2020, 21 और 22 के ऐसे देखोगे यूपीएससी में, दिल दहलाने वाले क्वेश्चन है, बहुत थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा। सो नॉर्मली यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिकेट्स यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी विदाउट डिसइंटीग्रेशन। इट कैन मीन बोथ बट द मीनिंग ऑफ बोथ रिमेन्स सेम। दोनों का एसेंस एक ही है कि डिफरेंट लोग एक चीज पे यूनाइटेड है। अब वो चीज कल्चर से आ सकती है या वो चीज पर्टिकुलर सेक्युलर एस्पेक्ट से आ सकती है। यहां तक एवरीवन क्लियर? नेहा, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क पुट इट इन द चैट। मैं किस किस को यहां पे अनम्यूट करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम्स। यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी में अलग अलग लोग यूनाइटेड तो हैं लेकिन वो एक ही कल्चर से नहीं बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। दैट मींस यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिटी है इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई थिंक वेरी बेसिक वन, और हिंदी में यूज करूं, चलो यहां तक मैं समराइज कर देता हूं ताकि अगर किसी ने बीच में रिदम तोड़ दी है या छूट गई है तो क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, समरी नॉर्मली मेरी इंग्लिश में रहती है, मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में देने के बाद हिंदी में दूं। इंडियन सोसाइटी, द टॉपिक इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। Diversity refers to existence of multiples. The multiples here could be on the basis of race, gender, sex, class, caste, etc. The unity and diversity has been strongly debated in India. Unity refers to existence of feeling of togetherness. Henceforth, the word unity and diversity indicates that the different diverse group are united together and develops a we feeling. For example, the different people of India belonging to different aspects have come together and united. This unity and diversity also indicates that diversity is existing without disintegration, and the people who are diverse in nature but are united together on the basis of common feeling. अब unity and diversity तो हो गया, काउंटर अटैक करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। डाइवर्सिटी इन यूनिटी का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट या खत्म करूंगा फिर फैक्ट चालू करूंगा। मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, यूनिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, और डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। आई एम प्रीटी मच श्योर अब तक क्लियर हो जाना चाहिए वो। डाइवर्सिटी इन यूनिटी का मतलब क्या है? कहने का मतलब, ब्रेक कर दे रहा हूं इसको। कोई आंसर किसी से? 99% फंस जाओगे अगर ध्यान से नहीं समझोगे इस टर्म को तो। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग यूनाइटेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एक सोसाइटी है जहां पे एक ही भाषा बोली जाती है, तो यहां पे हम मान सकते हैं कि दे आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिमिलर लैंग्वेज व्हिच दे स्पीक। अब सपोज मैं आज की इंडिया का एग्जांपल लूं, द फैक्टर्स ऑन व्हिच यू एंड आई एंड द वेरियस अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर्स आर यूनाइटेड, क्या वो फैक्टर ऑफ यूनिटी सेम है क्या सबका? कुछ लोग भाषा के बेसिस पे यूनाइटेड है, कुछ लोग जात के बेसिस पे यूनाइटेड है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के बेसिस पे यूनाइटेड है, तो कुछ एक लीडरशिप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे यूनाइटेड है। अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर मल्टीपल बेसिस अपॉन व्हिच वी आर एक्चुअली यूनाइटेड। इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। इंडिया में बहुत सारा बेसिस है जिसके बेसिस पे लोग यूनाइटेड हैं। दिस इज व्हाट इट मींस, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। The basis of unity is not same. The basis upon which the people are united are diverse. कि एक चीज पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है इंडिया में जिसके बेसिस पे सब यूनाइटेड है। सर कैसे कहा जा सकता है? द हिंदू से एक एग्जांपल देता हूं न्यूज़पेपर का। बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कि लोग गुरुद्वारा में अटैक कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब को। अगर आपने उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ा है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को अटैक करना स्टार्ट किया। पंजाब के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए थे और काफी मारपीट और काफी वायलेंस के भी इंसिडेंट्स आए। ठीक, उस टाइम पंजाब के मिनिस्टर जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऑर्डर ऑफ अकाल तख्त इज मोर सुपीरियर टू मी देन द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शर्म आनी चाहिए इस मिनिस्टर को। मिनिस्टर था वो, लिटरली शर्म आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर मेरी बात करूं तो मुझे अकाल तख्त का ऑर्डर मेरे संविधान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे हमारे जवान जिनके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्म है और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी मजहब से बिलोंग करे या कोई भी भाषा से बिलोंग करे। अगर एक मिनिस्टर ये बोलता है कि मेरा ऑर्डर अकाल तख्त को ज्यादा मानूंगा मैं, ना कि संविधान के इंडिया को ज्यादा मानूंगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट ही शुड बी हैंग्ड। सबसे पहले उसे फांसी दो। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन जो शायद सुप्रीमेसी सबको एस्टैब्लिश करोगे। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, एक आपके पास राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरा धर्म संविधान से बढ़ के है तो वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस कॉन्टेम्पररी इंडियन सोसाइटी में। तो वो डेफिनेटली एक सीरियस वायलेशन होगा आपके खुद के संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो मिनिस्टर को हैंग करा या नहीं करा, नॉट कंसर्न्ड, लेकिन किसी के लिए उसका धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे यूनाइटेड है लोग। कोई अपने जात के बेसिस पे यूनाइटेड है और आप में से कुछ अपने भाषाओं पे यूनाइटेड हो तो कुछ शायद संविधान पे यूनाइटेड हो। दिस इज एग्जैक्टली जो यूपीएससी ने मेंशन तो नहीं किया है लेकिन तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, दैट इन इंडिया नॉट जस्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट बट इंडिया इज अ सोसाइटी where even diversity and unity exist. That means the factors which unite the Indians together are not same. There are multiple factors on which the Indian society is united. Sometimes the Indian is united on the basis of color of flag. Sometimes the Indian is united on the basis of Delhi rape case incident of Domini. And sometimes an Indian may be united on the basis of injustice done. And sometimes those very Indians could be united on the basis of their freedom fighters. तो जिस बेसिस पे इंडिया में यूनिटी आती है वो यूनिटी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे आती है। एक फैक्टर नहीं है जो इंडिया को यूनाइट कर सके। अब छोटा सा सवाल मेरा आपसे है गाइस, मैं डाउट सेशन एकदम एंड में ले लूंगा, लेकिन आप इतनी चैट करते चले जाओगे तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर अ टीचर टू लुक इनटू ऑल द चैट्स एट द सेम टाइम, रन द माइंड्स एंड एक्सप्लेन यू पीपल हियर।
लास्ट में जितने डाउट है ना आधे घंटे मुझसे पूछना, हाफ एन आवर सीधा मैं सिर्फ डाउट को दूंगा। तो लिख के रख लो ताकि एक रिदम भी मेंटेन रहे और आपके डाउट भी एट द एंड ऑफ द क्लास क्लैरिफाई हो जाए, आपको याद रहे। अब मेरा सीधा सा सवाल है, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी इन यूनिटी है? अगर ये लेक्चर समझा तो आंसर होगा, नहीं तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैंने दोनों पॉइंट आपको बताया, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाए। अब इंडिया में तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? जो भी बोलोगे, कोई भी बंदा एक हाथ उठा लो, मैं दो लोगों को आंसर पूछूंगा, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। हीर तेजस्विनी, हीर यस हीर। अब इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा प्रोलॉन्ग है, कौन सी ज्यादा प्रोमिनेंट है? सर आई थिंक दोनों ही इंडिया के लिए बहुत वैलिड है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, आपका आंसर है डाइवर्सिटी इन यूनिटी सीन मोर प्रोमिनेंटली इन इंडिया, राइट? यस बट सर बोथ ऑफ वी कैन सी बोथ ऑफ देम। नो डेफिनेटली मिलके दोनों हैं, लेकिन प्रोमिनेंस पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर स्टैंड लेना पड़ जाए तो किस पे लोगे आप, वैसा दिख रहे हैं हम। यस सर, तो दिस इज द वन राइट हियर। डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ओके, व्हाट्स योर फुल नेम? सर हीर खुतिया। हीर खुतिया। मैं बाय चांस फुल नेम क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी तो नहीं हो ना इंडिया के आप? नो सर। बाय चांस somehow you have been a Nobel laureate which I did not come across? नो सर। Okay, why should I take your point then? What credentials do you have? सर इट्स जस्ट एन ओपिनियन। No, you are writing a competitive examinations, therefore your answer should not be just your opinion. समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। आंसर राइटिंग में आंसर्स होने चाहिए, स्टोरीज नहीं होनी चाहिए। ओपिनियंस डजंट मैटर बिकॉज़ दैट एग्जामिनर इज अ वेल रेड पर्सन और वो आपके ओपिनियन सुनने नहीं बैठा है, वो आपको मार्क्स देने बैठा उधर। राइट। और मार्क्स कब मिलेंगे हीर? when I stated with facts. Yes, that's the point there. और मैं चाहता तो आपको ये सिंपल तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन ये झटका आपको हमेशा याद रहेगा and you will always back your answer by fact. अब मुझे फैक्ट में प्रूव करके बताओ ये ओपिनियन कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? Sure, sir. Since diversity and unity that comes naturally to India, because people from ages there has been a kind of distinction on the basis of various aspects such as language, ethnicity, class, caste, etc. That has been there always in India. Different types of religions have developed in India. Different types of castes and sects have grown in India. So that is there naturally. So diversity in those kind of individual unities in these aspects is there naturally in India. That is more prominent. Okay. On the other hand, if it is unity in diversity, I say that is less prominent because that is something that we are trying to foster in India. That is something we are trying to bring in India through various means such as laws and constitution, etc. एक सेकंड, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, आई अप्रिशिएट दैट। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन योर आंसर। कि अगर हम देखें, लेकिन ये हाफ है अभी, मैं पूरा जस्टिफाई नहीं हूं और पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूं एज अ फर्स्ट पॉइंट, लेकिन आपने जो शुरुआत की ना एक्सप्लेनेशन की, दैट वाज परफेक्ट। कि अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जिसमें एक ही कल्चर है तो वहां पे यूनिटी स्ट्रांगली ज्यादा होती है, और अगर किसी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है ना तो नेचुरल स्वभाव उसका क्या है? नेचुरल स्वभाव उसका है कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी प्रोमिनेंट होगी, यूनिटी लेस प्रोमिनेंट होगी, बिकॉज़ ऑलवेज देयर इज अ टेंडेंसी, ही म्यूट कर लेना, आई थिंक डिस्टर्बेंस हो रहा है, द डाइवर्सिटी वुड ऑलवेज पुल द पीपल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में कि यूनिटी कम दिखाई देती है और डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाई देती है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं दोनों तरफ से आपको प्रूव करके बताता हूं ये चीज, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको कैसे एक्जैक्टली आंसर में प्रूव करनी होती है। पहला डिबेट लेता हूं मैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। I've already explained you the meaning of it, where the different people belonging to different aspects are united together on the basis of certain common grounds. अब ध्यान से सुनना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। The unity in diversity today is more prominent when compared to diversity in unity. ध्यान से समझना, diversity in unity was strong in traditional Indian society. As ultimately जो मैटर करता था वो था आपका कल्चर, और आपके जो इंटरेक्शन थे, आपकी जो सोच थी, आपके कल्चर से स्वाभाविकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थी। और जब कल्चर बहुत थे इंडिया में, डाइवर्सिफाइड थे, तो टेक्निकली डाइवर्सिटी इंडिया में थी यूनिटी के साथ, लेकिन उस यूनिटी में डाइवर्सिटी थी इंडियन कल्चर में पहले। तो ब्राह्मण्स अपने आप में यूनाइटेड थे, शूद्र अपने आप में यूनाइटेड थे, मुस्लिम्स अपने आप में यूनाइटेड थे, तो गांव वाले अपने आप में यूनाइटेड थे दूसरे गांव के अगेंस्ट में। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाज अ स्ट्रांग फीचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम लॉ वीक थे हमारे, उस टाइम सेक्युलर लॉज एग्जिस्टेंट नहीं थे, मनुस्मृति जैसे डॉक्यूमेंट चलते थे जहां पे कास्ट बेस्ड लॉज थे या रिलीजन बेस्ड लॉ थे। तो यहां पे यूनिटी एक रिलीजन पे थी, लेकिन इस यूनिटी पूरी इंडिया में डाइवर्सिटी थी, क्योंकि इंडिया का आइडेंटिटी और वजूद ही नहीं हुआ करता था पहले। कॉमन आइडेंटिटी इंडिया की बनाई ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश के टाइम से हम देखते हैं फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश एंड आल्सो बाय द एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इन लोगों के कंबाइंड एफर्ट के कारण इंडिया चेंज्ड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एज नाउ द पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट डाइवर्सिटी, जो लोग अलग अलग डाइवर्सिटी से बिलोंग करते थे, अब अपने फ्रीडम फाइटर्स के एक्शंस के कारण, नेशनल मूवमेंट के कारण धीरे धीरे एक कॉमन बेसिस पे यूनाइट करने लगे। तो आपने हिस्ट्री में महज पढ़ा होगा, एटलीस्ट सुना होगा कि कैसे ब्रिटिश का प्रेजेंट होना ही लोगों को यूनाइट कर रहा था, राइट? हिंदी में कॉन्शियस होकर पढ़ाना एक चैलेंज है यार। सिर्फ ब्रिटिश का होना ही ये बता रहा था कि कैसे लोग अपने आप से यूनाइट हो गए, जमींदार पेजेंट से यूनाइट हो गए, मुस्लिम्स हिंदू से यूनाइट हो गए, लीडर्स अपने आप डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग कर रहे थे, वो भी यूनाइट काम करने लगे। चाहे वो मॉडरेट्स ले लो या एक्सट्रीमिस्ट्स ले लो, चाहे वो नो चेंजेस ले लो या प्रो चेंजेस ले लो, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज ले लो या नॉन रेवोल्यूशनरी ले लो, चाहे वो लेफ्टिस्ट ले लो या सोशलिस्ट ले लो, सब एक साथ खड़े थे, एक यूनाइटेड इन ऑर्डर टू फेस द फॉरेन रूल्स। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में 100% इंडिया में ये डोमिनेट करता था। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे यूनाइटेड थे, तो यूनिटी थी, लेकिन डाइवर्सिटी थी उस यूनिटी के अंदर। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज मोर प्रोनाउंस्ड इन इंडियन सोसाइटी। एज पीपल आज भी जात, धर्म और भाषाओं पे यूनाइटेड है, लेकिन उन सबसे एक बड़ी आइडियोलॉजी है जो है सेक्युलर फीचर्स। चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे हमारा लॉ हो, चाहे मैं फियर से मानूं या चॉइस से मानूं, मैं यूनाइटेड रहता हूं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे। चाहे मुझे कितनी भी जल्दी हो जाए, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल मैं फॉलो करूंगा। कॉमन वे ऑफ लिविंग हैज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड टुडे, चाहे कितनी बड़ी भी डाइवर्सिटी हो। एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में जहां पे 600-700 फ्लैट हो किसी अपार्टमेंट में, अलग अलग प्रांत से लोग आए हुए हैं, अलग अलग देश विदेश से लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड है। एक कंपनी जहां पे लोग काम करते हैं, स्टडी आईक्यू ले लो, अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, लेकिन एक कॉमन पॉलिसी पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी पे वो यूनाइटेड है, कंपनी के गोल पे वो यूनाइटेड है। तो ये दोनों समझ में आया आपको पूरा का पूरा?
कि इंडिया में एक टाइम था सिर्फ ये ज्यादा दिखती थी, लेकिन आज इंडिया का वो टाइम है जहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिख रही है। ध्यान से समझना, यहां तक समझ गए तो आगे डिबेट चलाऊंगा। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी I'm so sorry here. हाँ बताओ। Sir, I'm so sorry to interrupt you, but if we take some other point of view to this debate, we can also see that in the earlier times, people were more united with each other, even though they belong to different cultures or had different languages or different religions. Because at that time, the elements that are separating people today were not present, and the rulers that time were more tolerant towards various cultures and religions. So that time we can say that there was unity and diversity. And after the British was taken, they probably like their What the divide and rule and they divided the people. Exactly, sir. Yes. So, if we see from that point of view, even the reverse of what you said is true, right? Yes, it's true as well. कि इनफैक्ट यहां तक मैंने आपको भी एक सवाल पूछा था कि यहां तक डिबेट सब समझ गए अभी। अब इस डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इधर से हमने स्टार्ट किया, इधर हम पहुंचे, लेकिन आज कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हम देखें तो फिर हम रिवर्स में जा रहे हैं। दैट ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली लोगों ने बोला होगा ना, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है करंट अफेयर्स। मैं यहां पे प्रूव करता हूं कि कैसे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, चाहे करंट अफेयर्स किसी भी टॉपिक का हो। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। Traditional India में what existed was diversity and unity as the commonness of entire India as such did not exist, as the very identity of India was not present. The regional kingdoms were united on the basis of their respective values, but they did not have any larger common interest building overall national unity. Over a period of time, with the building up of nation and with the strong secular leadership, हमने देखा कि unity in diversity आ गई। लेकिन in contemporary time, with the rise of separatist tendencies, the further shift is highly visible, where we see that diversity is existing, but this diversity, rather than built on unity, is now being emphasized to follow uniformity, reflected on the basis of आज अगर करंट में उठाओगे तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि कैसे इंपोजिशन ऑफ हिंदी हैज टू बी देयर। नॉर्थ ईस्ट में आपने इंपोज किया, और यही डिबेट तमिलनाडु में भी थर्ड लैंग्वेज पे आपने उठाई कि एक हिंदी लैंग्वेज सबको सीखनी पड़ेगी। मतलब डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में हम यूनिफॉर्मिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि यूनिटी, बाय लार्जली क्रिएटिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ वन नेशन, वन रेशन, वन लैंग्वेज, वन पार्टी, वन स्ट्रक्चर। All this clearly indicates that India, which had unity, today is emphasizing uniformity and making unity its first victim. In contemporary time, the rise of communal aspirations, communal feelings, religious conflicts, linguistic conflicts, conflicts on the basis of political vendetta, political conflicts, indicates that India is fast emphasizing only diversity, forgetting the important aspect of unity. आज यूनिटी पे लेस एम्फसाइज किया जाता है और डाइवर्सिटी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और उस डाइवर्सिटी को हम यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में काफी कुछ हिंदी में बोला यार गाइस। दुर्गेश, ये पॉइंट समझ में आया आपको कि इन दोनों डिबेट से आगे बढ़ चुके हैं इंडिया में। आज हम इंडिया में आज यूनिफॉर्मिटी पे असर्ट किया जा रही है चीजों को। आज यूनिटी नहीं चाहिए हमें, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो पहला पॉइंट बोल रहा हूं आंसर में मत लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अगर कांग्रेस बोले बीजेपी मुक्त भारत या बीजेपी बोले कांग्रेस मुक्त भारत, तो दोनों लोग यूनिफॉर्मिटी पे चल रहे हैं कि बीजेपी होनी चाहिए या कांग्रेस होनी चाहिए। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। दूसरी चीज, हमने वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट निकाला है जहां पे हिंदी इज फास्ट गेटिंग इंपोज्ड ऑन द एंटायर सोसाइटी। दो एग्जांपल ऑलरेडी है पिछले 3 महीने में, जहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप हिंदी इंपोज कर रहे हो, और वहीं पे तमिलनाडु के अंदर थर्ड लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट लेके आ रहे हो, कंपलसरी हिंदी। अगर आप एक ही चीज को यूनिफॉर्मली प्रमोट करना चाहते हो, अज्यूमिंग कि उससे यूनिटी आएगी, तो टेक्निकली यूनिटी खत्म हो जा रही है इस यूनिफॉर्मिटी से, और जो बच जा रही है वो सिर्फ है डाइवर्सिटी। सो इन कंटेम्परेरी टाइम, whether unity in diversity exists or diversity in unity exists, have gone beyond the diversity and unity, as we are more dwelling upon the policies of uniformity. इसका सबसे बेहतरीन जीता जागता एग्जांपल रिसेंट टाइम में जो दिखेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के वी आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू प्रोपगेट यूसीसी। अब यूसीसी पे मेरी बहस नहीं है यहाँ पे, अच्छा या बुरा जो समझो फिलहाल वो समझो, बट आगे देखेंगे कम्युनलिज्म के अंदर। बट फिलहाल आपको आज एक एस्पेक्ट समझ में आया कि डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों के मुद्दे ही चेंज हो गए हैं, क्योंकि आज पिछले कुछ टाइम में हम सिर्फ यूनिफॉर्मिटी पे स्ट्रेस कर रहे हैं, इग्नोरिंग द डाइवर्सिटी, इग्नोरिंग द यूनिटी, as our ultimate motto is to create that uniformity. Is this point clear? यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रॉय डाइवर्सिटी, किसी ने पूछा है मुझे। यस, यूनिफॉर्मिटी डाइवर्सिटी खत्म कर देती है। आपको देख लो, अगर हिंदी ही एक राष्ट्रभाषा मान ली जाएगी तो और सारी लैंग्वेजेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जहां जहां यूनिफॉर्मिटी रहती है वहां पे डाइवर्सिटी नहीं रह सकती है, और जब डाइवर्सिटी नहीं रहोगे तो हो सकता है यूनिफॉर्मिटी से आप यूनिटी ले आओ, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में इस यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी खत्म हो रही है, सिर्फ डाइवर्सिटी बच जा रही है। और अगर एक लाइन में इसका पूरे डिबेट का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन इंडिया, whether unity in diversity exists or diversity in unity exists has been hotly debated, but in contemporary time it is clear that what exists in India is, what India is more emphasizing is that at the level of state there is emphasis on uniformity, but at the level of people, आपके और मेरे लेवल पे, India still follows the principle of unity in diversity. आज आम आदमी के दिल में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाओगे तो वहां पे न तो ये है न ये है, वहां पे कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्मिटी का।
क्योंकि स्टेट के लिए यूनिफॉर्मिटी जब रहती है तो आसानी से गवर्नेंस हो सकती है, ये दोनों गवर्नेंस के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। इज द एंटायर पॉइंट टिल हियर क्लियर? ये तो था सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, जो नॉर्मली अगर फ्रैंकली बताऊं तो 5 से 10 मिनट डिस्कस किया जाता है। मैंने इसको 1.5 घंटे एक रीजन के लिए दिया कि ऐसे आए तो आपके पास कैपेबिलिटी रहे डायमेंशंस को ओपन करने की। कोई भी अगर ऐसे आ जाए, स्टार्ट इधर से करना, फिर इधर आना, फिर इससे कंक्लूड करना, ताकि कंक्लूजन प्रैक्टिकल हो, स्टार्ट हिस्ट्री से हो, बॉडी में कंटेम्परेरी सिचुएशंस रहे। पूरा ऐसे लिख पाओगे 1000 वर्ड का अगर ये डिबेट याद रही फॉर नेक्स्ट ऑफ दैट दिस 1.5 आवर्स। अब कुछ बाकी बचते हैं फैक्चुअल एस्पेक्ट, वो थोड़े थोड़े फास्ट देख लेते हैं, देन आई गो टू द डाउट सेशन। डाइवर्सिटी इंडिया में किस किस लेवल पे है? बहुत सारे लेवल पे है। ये सर्कल इनकम्प्लीट है, द रीजन बीइंग और 50 चीजें इसमें जोड़ी जा सकती है, कोई भी सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो मुझे मेजर लगे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हमारे पास रेशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और एथनिक। एक एक चीज को देखते हैं ये डाइवर्सिटी होती क्या है। सबसे पहले देखिए रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल का मतलब क्या है? पहले तो समझा देता हूं कॉन्सेप्ट रेस क्या होता है। रेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली रेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर सिंपल तरीके से देख, चलो थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलते हैं इस चीज को। डेप्थ में समझने के लिए रेडी हो या मैं ऊपर ऊपर से टच करूं चीजों को? ध्यान से सुनना, 5 मिनट चैट मत करना, सिर्फ समझना ये चीज। किसी भी सोसाइटी में ना डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस हर सोसाइटी में होता है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पे डिफरेंस नहीं है। जैसे हाइट का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, आंखों का डिफरेंस है, नाक का डिफरेंस है, फिजिकल फीचर्स का डिफरेंस है, जेंडर का डिफरेंस है, 50 चीजों का डिफरेंस है। इस डिफरेंसेस को जब तुम पॉजिटिवली या नेगेटिवली इवैल्यूएट करने लग जाओ, तो लेट्स अज्यूम कि इसकी हाइट 4 फीट है, इसकी हाइट 6 फीट है। ये महज एक डिफरेंस है, ये 4 फीट का, ये 6 फीट का है। लेकिन कई बार क्या होता है जब ये डिफरेंसेस को तुम पॉजिटिवली या नेगेटिवली अटैच कर दो, मतलब कि लंबे हाइट वाले लोग आईक्यू ज्यादा रखते हैं और छोटे हाइट वाले लोग कनिंग होते हैं। सपोज मैंने कुछ ऐसा अवधारणा या ओपिनियन बना लिया, तो इस डिफरेंस को आपने इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया और अब आप शायद लंबे हाइट वाले लोगों को प्रेफर करने लगते हो और इसको साइडलाइन करने लगते हो। व्हेन द डिफरेंसेस आर अटैच्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग, इट बिकम्स इनइक्वालिटी। समझ में आया कौन सी चीज इनइक्वालिटी कैसे बनती है? ये डिफरेंसेस हर सोसाइटी में है। उन डिफरेंसेस को जब किसी को तुम प्रेफर करने लग जाओ, किसी को प्रिविलेज अटैच करने लग जाओ, किसी को नीचे दिखाने लगो, तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है सोसाइटी में। ऐसा ही सोसाइटी में एक डिफरेंस था कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट। कुछ लोग ब्लैक पैदा हुए, कुछ लोग व्हाइट पैदा हुए, वो सिर्फ महज एक डिफरेंस होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि इस कलर को हमने इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया और ये कह दिया इस कलर को हमने पॉजिटिवली नेगेटिवली इवैल्यूएट किया और ये मान लिया व्हाइट सुप्रीम होते हैं, ब्लैक्स इंफीरियर होते हैं। जैसे ही आपने ये इवैल्यूएशन अटैच कर दिया, ये कलर क्या बन गया? ये कलर बन गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट रेस का। तो पहला पॉइंट समझ में आया रेस कहां से आती है, कि कैसे एक पर्टिकुलर कलर को जब पॉजिटिव नेगेटिवली इवैल्यूएट कर लिया गया तो उसने रेस का फॉर्म ले लिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक मैंने एक इनइक्वालिटी के फॉर्म पे समझाया तुम्हें। अब रेस को इनइक्वालिटी जो बोलते हैं, जो कलर के बेसिस पे मानते हैं, वो कलर को इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर इस रेस को फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी स्टडी किया गया, कि नोज के साइज के हिसाब से, आंखों के साइज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, फोरहेड के साइज के हिसाब से, बालों के कलर के हिसाब से लोगों का या ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ वो पढ़ा गया कि कितने टाइप के ह्यूमंस इवॉल्व हुए। तो रेस को 2 तरीके से समझा जाता है। जब रेस को कलर से अटैच करते हो तो उधर इनइक्वालिटी का कांसेप्ट आता है, और रेस को फिजिकल फीचर एट्रीब्यूट से करते हो तो यहां पे महज सिर्फ एक डिफरेंस का कांसेप्ट आता है। ये वाला पार्ट बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है, और ये वाला पार्ट पॉल साइंस, सोशियोलॉजी एंड अदर्स उधर पढ़ा जाता है। तो रेस के 2 मीनिंग होते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में क्लियरली फाइंड करना है, कभी रेस मेंशन आए तो क्या वो फिजिकल एट्रीब्यूट वाले टाइप में है टिल्टेड या फिर इनइक्वालिटी में है टिल्टेड। तो जब रेस इज इनइक्वालिटी, इट्स ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एंड इफ रेस हैज टू बी स्टडीड एज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज नॉर्मली स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, और उसके बेसिस पे ये कुछ 5 से 6 रेसेस बनाई गई। क्लियर विद दिस? रेस इज नॉट प्रिज्यूम्ड टू बी अ फैक्टर ऑफ इनइक्वालिटी। रेस जब कलर से बोलते हो तो हमेशा इनइक्वालिटी ही माना जाता है। तो रेस लार्जली इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, either derived on the basis of physical attributes or either derived on the basis of color of the skin. When seen from the color of skin, the race is a concept of stratifying the society, dividing the society into superior and inferior. When seen from physical features, race indicates the different types of people who have evolved in the world. Is this clear? Race का concept has been discarded by UNESCO. Racism exists. किसने बोला ये? मुझे अभिषेक मिश्रा. The untouchability practices has been abolished by Article 17 in 1951, but untouchability still exists. रोहित वेमुला की सुसाइड इसका जीता जागता एग्जांपल। वेमुला को छोड़ दे, IIT बॉम्बे के अंदर सुसाइड हुई। तो थोड़ा सा पॉइंट समझो कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है या कौन सा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है और किसी को नहीं दिखाई दे रही है। बीएस गुहा ने रेस को 6 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है, नेग्रोइड्स, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड्स, और एक और चीज नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जनरल रीडिंग रखो, कभी फंस गए इस क्वेश्चन में तो आपको पता रहे कि रेस के 6 फीचर्स ऐसे भी हैं। मंगोलॉइड्स, मेडिटेरियंस, वेस्टर्न बाइचेपल्स एंड नॉर्डिक्स। ये अलग-अलग टाइप के रेसेस हैं। इनको डिफरेंशिएट किस पे किया गया ये बता दे रहा हूं। नोज के साइज के हिसाब से, फोरहेड के साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन। कुछ ओरिजिन्स के बेसिस पे प्रोटोएस्ट्रोलॉइड्स, कॉकसाइड्स, या फिर इन सारे लोगों को डिफरेंशिएट किया गया है। साथ ही साथ में एंथ्रोपोलॉजी ये बोलती है कि कोई अफ्रीका से आया, कोई यूरोप से आया, कोई इंडो सेंट्रल एशिया से आया, कोई कहीं से मेडिटेरियन से राइज करता है। दीज हैज टू बी जस्ट रिमेंबर्ड फॉर द सेक सो दैट रेस इज ऑलवेज नॉट टेकन एज इनइक्वालिटी वाला अंडरस्टैंडिंग। कल क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डिस्कस द डाइवर्सिटी प्रेजेंट, रेशियल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उधर वो रेस ब्लैक और व्हाइट पे जाओगे तो डाइवर्सिटी दिखेगी नहीं आपको।
क्योंकि इन दोनों को ब्लैक और व्हाइट में डिवाइड किया जा सकता है। येलो स्किन का कांसेप्ट अलग से नया भी आया हुआ है। तो रेस 6 टाइप की रेसेस है। याद रखना कि ये रेशियल डाइवर्सिटी है। इंडिया में भी ये रेशियल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे इंडिया में मंगोलॉइड्स है, अंडमान निकोबार के ट्राइब्स नेग्रोइड से इक्वेट किए जाते हैं, इंडो आर्यन लोग जो है प्रोटोस्टोलॉइड से इक्वेट किए जाते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के रेस के लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। रेशियल डाइवर्सिटी नहीं, इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। फैक्ट मैंने इस पीपीटी में दिए हैं, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, बट रिमेंबर द फैक्ट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कितनी स्ट्रांग डाइवर्सिटी है। इंडिया में काफी लैंग्वेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज। इनफैक्ट हर शेड्यूल लैंग्वेज का एक ऑप्शन है आपकी यूपीएससी के अंदर कि आप ऐसे उसमें लिख सकते हो या लैंग्वेज पेपर में वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इंडिया में ना कि सिर्फ शेड्यूल लैंग्वेज है, बट बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी भी है जो सिर्फ बोली जाती है बाय कुछ नंबर्स ऑफ पीपल। आपके लोकल एरियाज में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज है जो बहुत सारे कम लोग ही बोलते हैं। देयर आर सम फ्यू पीपल, कुछ स्पीकर्स बचे हैं उस लैंग्वेजेस के। 6% ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया एज स्ट्रांग फैक्ट। मतलब वर्ल्ड में 6% जो लैंग्वेज है वो इंडिया में बोली जाती है, चाहे फ्रेंच ले लो, स्पेनिश ले लो, ऐसी 6% भाषाएं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये लेटेस्ट डेटा है क्योंकि 21 का सेंसस अभी तक आया नहीं है, 24-25 में डिस्क्लोज होगा तब डेटा चेंज होगा। तो 24 तक आपके लिए वैलिड डेटा है। सेंसस 2011 बोलता है द नंबर ऑफ मदर टंग हैज इंक्रीज, द नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ मदर टंग हैज इंक्रीज टू 19,569। मतलब 20,000 आसपास ऐसी भाषाएं हैं जो लोग अपना मदर टंग मानते हैं इसे, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कोई और पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो, गुरबानी और पंजाबी। पाली, खरोस्ती, देवनागरी आर सम ऑफ द पॉपुलर स्क्रिप्ट्स। और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, खरोस्ती, अरेबिक, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में। लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट्स पे डाइवर्सिटी, मदर टंग पे डाइवर्सिटी, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी। तो रेशियल डाइवर्सिटी स्ट्रांगली प्रेजेंट इन इंडिया। इन द सिमिलर फैशन द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज आल्सो प्रेजेंट। एंड आई डोंट थिंक दिस स्लाइड हैज टू बी एक्सप्लेन्ड टू यू एनीवे, बिकॉज़ इस क्लास में जितने लोग हों इन सबकी भी रिलीजन देखूंगा तो अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई बोलेगा वैष्णव हिंदू हूं, कोई बोलेगा लिंगायत हिंदू हूं, कोई बोलेगा अघोरी से बिलोंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा इस्लाम से हैं, या कोई बोलेगा कैथलिक, कोई बोलेगा प्रोटेस्टेंट, या कोई बोलेगा जैन, श्वेतांबर, दिगंबर। एंड नहीं है यार इधर। बट मेजरली डिवाइड करें तो जो बोलता है हमारा सेंसस कि किस तरीके से हिंदू लगभग 80%, दीज आर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर गिवन हियर। बट रिमेंबर प्लीज, सिर्फ इतने ही नहीं है, इनके अंदर अपनी अपनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और इनके बाहर भी कुछ परसेंटेज है जो एनिमिस्ट है, ट्राइबल रिलीजन्स है, कुछ ऐसे धर्म हैं जो सेक्ट और कल्ट के फॉर्म में इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ओशो का अपना एक सेक्ट है, बहाई धर्म अपना एक रिलीजन है, कुछ ज़ोरास्ट्रियंस भी है, कुछ बेन इजरायली ज्यूज भी है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया। इनफैक्ट वर्ल्ड की शायद ही कोई ऐसी एक्सक्लूसिव रिलीजन रहेगी जो इंडिया में स्थापित नहीं है। एटलीस्ट सम और द अदर फॉलोअर ऑफ दैट रिलीजन वुड बी फाउंड इन इंडिया। सच अ स्ट्रांग डाइवर्सिटी है। और रिलीजन ये कैसी डाइवर्सिटी है यहाँ पे डाइवर्सिटी इन यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि ये एक ऐसा मुद्दा है वर्ल्ड में जो एक्चुअली डिफरेंट लोगों को स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट करता है अपने धर्म से, जहां पे एक लार्जर सिक्योरिटी यूनिटी जो है साइडलाइन कर दी जाती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज आल्सो प्रेजेंट, जिसके अंदर आप देखते हो कि हिमालय से लेके डेजर्ट इकोसिस्टम्स तक हमारे पास इतनी डाइवर्सिटीज है। वाटर एंगल्फिंग क्रॉप्स लाइक शुगर केन से लेके जवार, बाजरा, मिलेट जैसे क्रॉप्स भी है जो कोस्ट सीरियल्स है। लैंड से लेके प्लेट्यू से लेके टेरेन्स, डिफरेंट टाइप्स की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज प्रेजेंट इन इंडिया। और ये चीज सर ये क्यों लिखा है, तो ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया हमारा। ध्यान से सुनना, जिस भी कंट्री में थंब रूल है, जिस भी कंट्री में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिकली कल्चरल, रिलीजियस और सोशल डाइवर्सिटी होगी। क्यों? हमेशा से ये माना गया कि जैसे टाइप की ज्योग्राफी है उस टाइप का कल्चर, लोग, पहनावा, खान पीन डेवलप हो जाता है। अगर कोई लोग अगर राजस्थान से हो, एथिस्ट भी है इंडिया में, यस एथिस्ट वो होते हैं जो कोई भी धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं। एथिस्ट को छोड़ो, आजकल तो एक नया धर्म भी बन चुका है, नया रिलीजन भी बन चुका है। क्या इल्यूमिनाटीज के बारे में सुना है? इल्यूमिनाटीज आर द पीपल हु वर्शिप डेविल। ये शैतान के पुजारी होते हैं सॉर्ट ऑफ, अगर मैं हिंदी में राइट बोल पा रहा हूं तो वो डेविल की वर्शिप करते हैं। तो इतने धर्म है ना, कोई मतलब एक लिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि कितने धर्म है इंडिया के अंदर। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का एक थंब रूल है कि जितनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी उतनी सोशल डाइवर्सिटी मिलेगी। अगर कोई राजस्थान से यहाँ पे हो तो आप समझोगे राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे मेजरली जो कंजप्शन होता है लोकल लोगों का, जो सब्जी बनाई जाती है नॉर्मली करी जिसे बोलते हो, वो ग्रीन वेजिटेबल्स और उससे नहीं बनती है, वो सूखी हुई सब्जी ज्यादा बनती है। जो राजस्थान से हो तो समझ में आएगा कि सूखी सब्जियां बनाते हैं, वहां पे पापड़ की सब्जी बनती है या फिर इस टाइप के से सेव या कुछ इस टाइप की सब्जियां मिलती है। ये सेम सब्जी आप साउथ इंडिया में नहीं सुनोगे कहीं पे। क्यों? ये सब्जी इसलिए बनाई गई क्योंकि राजस्थान के अंदर वेजिटेबल्स को एक रेगुलर कंटीन्यूअस बेसिस पे पहले के जमाने में प्राप्त करना आसान नहीं था, बिकॉज वहां पे क्या था, इरिगेशन नहीं था, पानी नहीं था। आज तो चलो सिस्टम डेवलप हो गए कि राजस्थान के अंदर आप एवोकाडो भी और कीवी भी मिल सकता है आपको, पहले नहीं था गाइस। तो सूखी सब्जियां खाते थे वहां के लोग, उसे ड्राई करके रखते थे ताकि एक लॉन्ग टर्म तक वो सब्जी बना सके उस चीज की। लेकिन वहीं पे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, सॉरी साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया के अंदर आप देखोगे प्रॉपर्ली ग्रीन या राइस या इन टाइप की सब्जियां, ये वाली चीजें जो है ज्यादा कंजप्शन पे आ जाती है। क्यों आया ये कल्चरल वेरिएशन? क्यों आया ये फूड का वेरिएशन, कपड़ों के पहनावों का वेरिएशन? इसलिए आया बिकॉज वहां की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस कर रही थी वो कल्चर। देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन द ज्योग्राफी एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। जिस सोसाइटी में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी नहीं है वहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती नहीं है आपको। एग्जांपल, आप सेंट्रल एशिया की कंट्रीज उठाओ या फिर सेंट्रल एशिया ही उठा लो पूरा का पूरा, जहां पे आप देखोगे, या फिर ये जो अरब स्टेट्स है वो उठाओ, एक सिमिलर टाइप का इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम डोमिनेट करता है। तो एक पहनावा सेम टाइप का है, खान पान सेम टाइप का है, सेटलमेंट सेम टाइप के से है। इंडिया में नहीं है। इंडिया में तमिलनाडु के गांव को कंपेयर करोगे, राजस्थान के गांव को कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, सिर्फ सेटलमेंट्स में नहीं, खाने पीने में भी। कल्चरल डाइवर्सिटी इज वेरी स्ट्रांगली प्रोनाउंस्ड बिकॉज जहां पे रेशियल डाइवर्सिटी होगी, जहां पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, जहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी होगी और जहां पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होगी, तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो डेफिनेटली वुड बी एन ऑटोमेटिक आउटकम। क्योंकि अगर भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, प्रांत अलग है, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब इस कल्चरल डाइवर्सिटी में ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट कल्चर आपको मिल जाएगा और नए से नए धर्म की जो स्थापना हुई है वो भी प्रैक्टिशनर्स उसके मिल जाएंगे इंडिया के। एथनिक डाइवर्सिटी क्या होता है? टेक्निकली थियरी के लेवल पे एथनिक और कल्चर में कोई अंतर नहीं होता है, बट एथनिक का मतलब, मैं वर्ड का मीनिंग समझा दे रहा हूं आपको यहाँ पे। एथनिक आइडेंटिटी इज नथिंग बट कल्चरल आइडेंटिटी।
एक एथनिक ग्रुप बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम कल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्जांपल के तौर पे लो तो तमिलियन इज अ एथनिक ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर कॉमन तमिलियन आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज व्हिच दे स्पीक और बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच दे हैव। सिमिलरली जाट इज अ एथनिक ग्रुप, गुर्जर इज अ एथनिक ग्रुप और मे बी राजपूत्स और अहीर्स आर एथनिक ग्रुप्स बिकॉज ऑफ द सिमिलर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच दे हैव। तो एथनिक और कल्चर कोई अलग नहीं है, बट द वर्ड एथनिक जानबूझ के अलग यूज किया मैंने यहां पे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एथनिक डाइवर्सिटी के अंदर कल्चरल, रिलीजियस, लैंग्वेज, फूड सारी डाइवर्सिटी आ जाती है। तो आपकी चॉइस है, या तो सिर्फ एथनिक डाइवर्सिटी लिख दो जिसके अंदर आप सब पॉइंट्स लिख सकते हो, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, या फिर आपने कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज अलग से लिख दिए। एथनिसिटी वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड देयर बिकॉज़ दैट वुड इंक्लूड ऑल दीस एस्पेक्ट। सो एथनिसिटी इज एन आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी वेयर वंस आइडेंटिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कल्चर व्हिच वन प्रैक्टिसेस। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे कंडक्ट किया था 1996 टू 1990 याद रखना, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इस सर्वे का नाम था, और लगभग 17,000 कास्ट रजिस्टर की इसने, कम्युनिटीज और सब ग्रुप्स और सरनेम्स बताए। इनफैक्ट ये सर्वे थोड़ा सा ज्यादा मिसलीडिंग है बिकॉज ये कॉलोनियल टाइम के अंदर भी एक सर्वे हुआ था जहां पे ये पता चला कि एक सब कास्ट के नीचे हजारों सब कास्ट होती है। तो एक ब्राह्मण्स है तो ब्राह्मण्स के नीचे हजारों टाइप के ब्राह्मण्स मिलेंगे। तो शायद ये 17,000 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ये लाखों में जाएगा फॉर दैट मैटर अगर मैं कास्ट, कम्युनिटीज, कल्चर, भाषा डिवाइड करूं यहां पे। तो सो इंडिया हैज डेवलप्ड एन एथिकली डाइवर्स नेशन विद लॉट ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट इन वेरियस स्फीयर्स। तो अगर तुम्हें डाइवर्सिटी लेवल्स बताने हो, ध्यान से समझना ये कंटेंट कहां काम आएगा, चांसेस इस क्वेश्चन के आने के नेग्लिजिबल है। क्यों? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं देगा यूपीएससी। डिस्कस द वेरियस लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडिया, दिस वुड बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आ गया तो अनफॉर्चुनेट रहोगे आप। क्यों? मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन में मार्क्स बहुत इजीली मिलते नहीं है बिकॉज सबका कंटेंट सेम होता है। अगर आ जाए तो याद रखना आपको ये सारे डायमेंशंस लिखने हैं, लैंग्वेज से लेके एथनिसिटी तक। अब हमने ड्वेल किया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में यूनिटी है लेकिन वो डाइवर्सिटी वाला पार्ट विद इन यूनिटी भी इक्वली स्ट्रांग है। अगर कल आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी, कि इंडिया में ऐसे क्या चीजें हो गई कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक यूनिटी बिल्डअप है, कि वो यूनिटी बरकरार रह रही है, व्हाट आर दोस वेरियस फैक्टर्स। इसलिए ये अलग स्लाइड बनाया गया है कि इफ एनी सच क्वेश्चन अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशंस यू शुड बी हैविंग कैपेसिटी टू अटेम्प्ट दोस आंसर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया में यूनिटी पैदा करती है। फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन इंडिया, दिखते हैं एक फैक्टर्स। इसमें थोड़ा थोड़ा करंट एग्जांपल्स दूंगा, साइड में लिख के रख लेना बिकॉज हर बार पीपीटी को अपडेट करना मेरे लिए सेट बैठ के डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई करंट एग्जांपल जैसे 2-3-5 दिन में आते हैं, मैं बता देता हूं। पहला देखें तो ज्योग्राफिकल यूनिटी, कि किस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी को यूनाइट कर रही है चीजें। अगर हम देखें तो माउंटेन से लेके अगर आप किसी भी एक कन्याकुमारी तक चले जाओ, सी लेवल तक चले जाओ, इस ज्योग्राफी डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी किस तरीके से मौजूद है, बिकॉज वी सी देयर आर कॉमन बेसिस हाउ पीपल लिव देयर लाइफ। चाहे मैं लेह लद्दाख चले जाऊं, चाहे मैं कन्याकुमारी चले जाऊं या रामेश्वरम चले जाऊं, देयर आर कॉमन वे ऑफ लाइफ व्हिच कुड बी फाउंड फ्रॉम हिमालयन टू कन्याकुमारी। जैसे सर एग्जांपल कोई कि कुछ इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में भी हमें कॉमन तरीके क्या हैं, जैसे धीरे छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की गई है चीजें, लेकिन एसेंस सबका सेम दिखेगा। जैसे एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल देता हूं, ऑलमोस्ट किसी भी कल्चर में चले जाओ आप, इधर से लेके नीचे तक, सब में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। अब देखोगे चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट या वेस्टर्न इंडिया हो, हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन रेस्पेक्ट होता है टुवर्ड्स द एल्डरली पीपल। एल्डरली का मतलब है कि आपसे जो भी एल्डर है, चाहे आपके बड़े भैया हो, दीदी हो, माँ बाप हो या भाई बंधु हो, एक कॉमन टाइप ऑफ रेस्पेक्ट जो है ना वो कॉमनली सब जगह मिल रहा है। उसको प्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो जो एक ब्रदरहुड का स्पिरिट है व्हिच इज कॉमनली फाउंड एंड एक्सप्रेस्ड अमंग ऑल द कल्चर्स। क्यों? बुद्धा ने बोला था कि रिलीजन जो है, जो रिलीजियस डिस्प्यूट्स जो हैं या रिलीजियस जो डिबेट जो हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए डिबेट का यूज होना चाहिए। दिस इज व्हाट बुद्धा सेड। एक सेपरेट बुद्धिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा स्टडी आईपीटी प्लेटफॉर्म में, जस्ट हैव अ लुक अगर थोड़ा सा बुद्धिज्म का आइडिया लेना है तो। कि कोई भी चीज को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ तर्क है। You don't have to fight, you would have to resolve it through discussions. साइड में लिख लेना, प्लीज लिख लेना। इसको यूज करोगे जब यूसीसी पे क्वेश्चन आ जाए। यूसीसी को इंप्लीमेंट नहीं करना है सीधा सीधा, यूसीसी को एक डिस्कशन के साथ इंप्लीमेंट करना है हमें। There has to be a way to resolve this, कि किस तरीके से we need to discuss things up। किसी ने मुझे बोला it can be said Socrates said the same thing. Yes, Socrates said but in a different manner. क्या था वो मैनर? डायलेक्टिक्स का वर्ड यूज किया था Socrates ने, प्लेटो ने, वो द स्टूडेंट ऑफ Socrates। बट एनीवेज बुद्धिज्म भी यही बोलता है, और उसको छोड़ो, बी आर अंबेडकर साहब ने भी कुछ ऐसा ही बोला है। बी आर अंबेडकर भी बोलते हैं कि द वे इफ एनी रिलीजन डज नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म दैट रिलीजन शुड बी अबॉलिश्ड। इसका मतलब अगर आप चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते हो, एक्सेप्टेंस नहीं रखते हो, तो उस धर्म को खत्म कर दिया जाए। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारी इस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में भी हमें यूनिटी मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द हाउसिंग पैटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस टाउन्स एंड सिटीज। दूसरा फैक्टर जो हमें यूनाइट कर रहा है, नॉट इलैबोरेट मच ऑन दिस, जो इंडिया में इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी यूनिटी लाता है, वो है हमारा संविधान। व्हाई? बिकॉज़ द कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू राइज ऑफ व्हाट वी कॉल एज रूल ऑफ लॉ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण इंडिया में रूल ऑफ लॉ बनाया हुआ है। रूल ऑफ लॉ क्या है? एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। लॉ के आंखों के नीचे या फिर लॉ के अधीन सब कोई बराबर है। अगर आपने कुछ वायलेशन किया है तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो शायद मोदी जी को मिलेगा, जो शायद मुझे मिलेगा, जो शायद किसी भी एक इंसान को मिलेगा। एज पर लॉ दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि डाइवर्सिटी भी यूनाइटेड रखी गई, व्हिच लार्जली इज द रिजल्ट ऑफ द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन। एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड द प्रोविजंस सच एज रूल ऑफ लॉ, कॉमन सिटीजनशिप्स, कॉमन ब्रदरहुड, एंड इट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स गिवन टू एवरी माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल। आपको प्रोटेक्शन देता है आपके भाई बंधुओं से भी और स्टेट से भी, कि आप लड़ सकते हो दोनों के खिलाफ, बिकॉज दिस इज द राइट गिवन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं पूरी इंडिया से सिर्फ संविधान हटा दूं तो शायद यूनिटी खत्म हो जाएगी आज के टाइम पे। क्यों? कॉमन कल्चर इंडिया में कुछ बचा नहीं है।
सबकी वेरिएशन ज्यादा दिखाई दे रही है, और इस टाइम के अंदर अगर सेक्युलर लॉ हटा दिया जाए तो देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो अगर सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाए यूनिटी पैदा करने का, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशंस बट ये रिलीजन भी बहुत हद तक यूनिटी लाती है। कैसे? थोड़े टाइम पहले मैंने बुद्धिज्म का एक एग्जांपल दिया, बी आर अम्बेडकर साहब का एक एग्जांपल दिया, और ऐसे हर रिलीजन में एग्जांपल है जहां पे ऑल द रिलीजन आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बिल्डिंग हार्मनी, ब्रदरहुड, ट्रुथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी। हर रिलीजन का एक्चुअली ये गोल रहा कि समाज में हार्मनी कैसे मेंटेन की जाए। गाइस एक अच्छा सा लाइन देता हूं, साइड में लिख के रख लेना। आप में से कितने लोग मानते हो कि रिलीजन ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट? somebody has said that सर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्मिटी नहीं ला रहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अपना रिलीजन और धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार दे रहा है। आर्टिकल 25 to 28 कि सबको अपना धर्म और प्रतिष्ठा जो चीजें वो प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी आप यूनाइटेड रहोगे बिकॉज लॉ कॉमन नहीं लगेगा, आपकी प्रैक्टिसेस को खत्म नहीं कर रहा है वो। सो अच्छा, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया। क्या रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट लाता है क्या? एक लाइन देता हूं, ध्यान से सुनना। इट इज नॉट द रिलीजन विच ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन विच ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड में नॉर्मली धर्म ह्यूमैनिटी लाता है, उस धर्म को जब पॉलिटिसाइज किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। सो इट इज द प्रीचर्स ऑफ द रिलीजन हु हैव बॉट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट द रिलीजन एसेंस ऑफ द रिलीजन विच हैव बॉट कॉन्फ्लिक्ट। तो रिलीजन सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट रहा कॉन्फ्लिक्ट लाने का, लेकिन धर्म अपने आप में नहीं ला रहा है कॉन्फ्लिक्ट। उसकी इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस यूज, चाहे वो इस्लाम में किया गया हो या हिंदू में किया गया हो या क्रिश्चियनिटी में किया गया हो, वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है। सो रिलीजन यूनिटी इज बॉट, और वो डिफरेंट लेवल्स पे है। हार्मनी बिटवीन डाइवर्स रिलीजन, हार्मनी अमंग्स मेनी हिंदू फेस, इंट्रा रिलीजन हार्मनी भी लेके आते हैं। हार्मनी अमंग इंडियाज डिस्पर्स्ड हिंदू पॉपुलेशंस, दे आर थर्ड। इसके अंदर डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स मैंने जो बताई है यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे अंदर पतंजलि का योग भी है, तो वी सी मोनिज्म एज वेल, ड्यूअलिज्म एज वेल, एवरी अदर टाइप ऑफ रिलीजन। तो हर जगह कहीं ना कहीं एसेंस उठा के देखोगे तो एक कॉमन हार्मनी का है। रिलीजन हार्मनी ला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हार्मनी लेके आ रहा है, साथ ही साथ में ज्योग्राफी भी उस एक हार्मनी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। व्हाट अबाउट द कल्चरल बिलीफ सिस्टम्स? इंडिया में जो सबसे ज्यादा सेम मिलेगा वो है आपको कल्चर। इनफैक्ट सर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने आप को, नहीं, कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन प्रैक्टिस में डाइवर्सिफाइड है, परसेप्ट्स में डाइवर्सिफाइड नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे वासुदेव कुटुंबकम पूरी इंडिया में वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। सर्वधर्म संभव वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस जो आप देखोगे, कहीं पे जलीकट्टू के फॉर्म में, कहीं पे कुछ बुल रेस के फॉर्म में कर्नाटका में फॉर्म्स। जैसे आपको सीधा सीधा छोटा एग्जांपल देता हूं, दिमाग में फिट हो जाएगा। संक्रांत हम नॉर्थ इंडिया में बनाते हैं, उसी दिन असम के अंदर बिहू मनाया जाता है, उसी दिन पोंगल बनाया जाता है, और कहीं पे कोई और फेस्टिवल बनाया जाता है। फॉर्म्स अलग है लेकिन परसेप्ट सेम है, एसेंस सेम है उन कल्चरल फेस्टिवल्स का। इनफैक्ट एक ही दिन कितने फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, नाम अलग अलग दे दिए गए उन्हें। एंड दिस इज व्हाट इज ब्रिंगिंग दैट यूनिटी इन इंडिया, कि ऑल्दो द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया इज वेरिड, बट द एसेंस ऑफ these cultural practices have largely remained the same, only the forms have changed from state to state, region to region and places to places. Some religious and cultural holidays are observed without regard to caste or religion. ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स और हॉलीडेज है जो हर जगह अवेलेबल है, नाम और पर्सपेक्टिव्स अलग है। अब एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स या करंट पर्सपेक्टिव से मैंने पुटअप किया है कि शायद सिर्फ कल्चर ही कल्चर करेंगे तो शायद आंसर में एक ही डायमेंशन रह जाएगा। मैंने अभी तक आपको दो डायमेंशन दिए, एक ज्योग्राफिकल डायमेंशन, एक कल्चरल, जिसके अंदर हमने रिलीजन देखा, कल्चर देखा, लैंग्वेज एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स जो यूनिटी लेके आ रही है इंडिया में। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है इंडिया में जो यूनिटी लेके आते हैं, जिसका जीता जागता एग्जांपल है एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, आप चाहो तो अपना कोई एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इससे एक एस्टैब्लिश करना मेरे लिए इजी हो जाएगा ये रिलेशनशिप। कि ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो इंडिया में यूनिटी लेके आती है। एज वी सी दैट सिंगल टैक्सेशन सिस्टम्स लार्जली हेल्प्स पीपल टू परस्यू दैट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज बट फॉलो सर्टेन कॉमन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉर ब्रिंगिंग दैट कॉमननेस। कोई दुकान चला रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, या कोई और एस्पेक्ट कर रहा है, हर कोई के अंदर एक जीएसटी जैसा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, चाहे नीति आयोग यूज करो, चाहे प्लानिंग कमीशन यूज करो, या मेरा एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का यूज करो, यूज इट, शो दैट हाउ द टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज आल्सो लार्जली हेल्पिंग इन डेवलपिंग दैट यूनिटी amidst द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी। ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो सरकार चलाती है और जिसके बेसिस पे हम कॉमननेस क्रिएट करते हैं इंडिया में और इंडिया को यूनिफाई करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर टैक्सेशन या रिफॉर्म मेजर्स हो। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैव लार्जली यूनाइटेड द कंट्री, बट इन सबके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन। जितनी भी बड़ी डाइवर्सिटी आ जाए, वो इंडियननेस की आइडेंटिटी एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन है यूनिटी का, दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस एंड द रीजन एंड द लैंग्वेज व्हिच वी स्पीक, एक इमोशनल यूनिटी है एज वी बिलोंग टू दैट कॉमन नेशन, वी हैव दैट कॉमन इंडियननेस प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। वो एक कॉमन इंडियननेस जो है वो हमको इंटीग्रेट करता है। अब ये तो था लिखने वाला, अब एक समझाने वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। यूपीएससी इंटरव्यू में मेरे से काफी ऐसे वैसे सवाल पूछे गए थे जहां पे मैं ये समझ गया था कि मोटो इसको नॉलेज चेक करना नहीं है, कुछ और है इसका मोटो इवैल्यूएट करने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको इसी तरीके से एक इधर एस्पेक्ट समझाता हूं सो दैट दिस माइंड व्हिच इज रस्टेड टू एन एक्सटेंट ओपन्स अप। अगर मुझे आज ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ऐसा कॉमन फैक्टर क्या है जो सारे इंडियन के अंदर यूनिटी या फिर कॉमन है, कॉमननेस है सॉर्ट ऑफ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दैट इज जुगाड़। जुगाड़ इज वन सच कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट सबके अंदर कॉमन है इंडिया में। द वर्ड जुगाड़ इज नॉट ए डेरोगेटरी। जुगाड़ के ऊपर आईएम में केस स्टडीज तक हो चुकी है, लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये एक इनोवेशन पैदा करता है सोसाइटी में। इट हेल्प्स अस मेकिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट। जुगाड़ वर्ड में हैव बीन यूज्ड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंशियल डेफिसिट्स। जब आपके पास संसाधन नहीं थे, एस्पेक्ट्स नहीं थे, तो आपने कुछ चीजों का जुगाड़ किया और एक नई चीज बनाई जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इन इंडिया, since the time of our birth, we are actually trained in trying to exploit our own situations and convert them into opportunities.
एंड दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ जुगाड़ इज. आप किसी भी पार्ट में चले जाओ इंडिया के, people have always sustained themselves by modifying the existing way of things and using them as per their convenience. चाहे मैं पांड्यास के टाइम में चले जाऊं, चाहे मैं मोदी जी के टाइम पे चले जाऊं, चाहे मैं सोनिया गांधी जी के टाइम पे चले जाऊं, ये चीज बड़ी कॉमन रही हर एस्पेक्ट पे. चाहे वो गाड़ी घोड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी ब्याह से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो किसी भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से रिलेटेड हो. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुगाड़ व्हिच इज नाउ हैव बिकम अ वेल एक्सेप्टेड वे ऑफ फुलफिलिंग वंस रिक्वायरमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट कल्चरल ट्रेट व्हिच वी हैव, एज वी लार्जली यूज दिस ट्रेट इन ऑर्डर टू फुलफिल द सर्कमस्टेंशियल डेफिसिट्स. और ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो आप लिटरली आंसर में लिख सकते हो कि बिसाइड ऑल दीज फैक्टर्स, सम Indian way of life, which many calls as jugaad, is also commonly found among all the Indians, irrespective of their ethnicity and aspects. यहाँ पे चलो मैं डाउट सेशन लेता हूँ क्योंकि मैं इसको फास्ट से नहीं भगाऊंगा. थ्रेट्स मैंने अभी बताया, फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू यूनिटी. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है देश के अंदर जिससे यूनिटी खत्म हो रही है. कल क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैज हैम्पर्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैज हैम्पर्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. तो कल यहाँ से स्टार्ट करूंगा एंड आई देन गो विद द कास्ट. अभी मैं डाउट्स के लिए ओपन अप कर रहा हूँ सेशन. जिसके जो डाउट है दे कैन स्टे, एंड जिसके डाउट्स नहीं है नो इश्यूज, यू कैन लिव. अब क्लास मैं फिर कल से लूंगा जहाँ पे आई विल कंटिन्यू विद थ्रेट्स टू इंडियन यूनिटी. शायद